हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं अपनी एक सीरीज चालू किया हूं जहां पे मैं एग्रीकल्चर टीए का सिलेबस डिस्कस करता हूं डिटेल में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हमारा क्राफ्ट साइंस का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ द प्रोड्यूस स्टोरेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज एंड इस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जो हमारा ये पार्ट है, लास्ट बिंदु है जो हमारा, इसका जो हमारा कीवर्ड है दैट इज द प्रोड्यूस स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमेंगी। स्टोरेज के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसके मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ना है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, जिससे कि आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमारा फिर क्राफ्ट साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 मार्क्स के। ठीक है, तो दोस्तों हम इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि हमारे इन जो हमने बिंदुओं पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो ये जो क्वेश्चन है आप इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती का एरिया कितना है। ठीक है, आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा रेनफॉल इन द रेनफेड फार्मिंग, यानी जो रेनफेड फार्मिंग है हमारी, उसमें रेनफॉल कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा सीड रेट जो है हाइब्रिड राइस का कितना है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो दोस्तों हम सिलेबस को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ द प्रोड्यूस स्टोरेज। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है स्टोरेज मटेरियल को। ठीक है, यानी कि हमें सीड जो है हमारा, या कह सकते हैं ग्रेन जो है, उसको स्टोरेज करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करना होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म मटेरियल होता है, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होता है, और एक हमारा शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो कि आपको हो सकता है कि आंगराऊ का जो हमारा नोट्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है और कौन कौन सी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं। शॉर्ट मतलब कि कम अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब होता है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाने वाली चीज़ें, पहला तो जूट बैग है हमारा। ठीक है, जूट बैग यानी कि जूट का जो बैग होता है उसको हम यूज करते हैं। फिर कॉटन बैग का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। देन हम प्लास्टिक बैग का भी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग को भी आप याद रखेंगे। एंड पेपर बैग जो होता है, पेपर बैग, ठीक है, मल्टी लेयर्ड पेपर बैग होते हैं, उनका भी हम यूज करते हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की स्टोरेज के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज करते हैं। अब दूसरा साइड हमारा है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी अवधि के लिए अगर किसी चीज़ का स्टोर करते हैं तो उसके लिए मेटल कैंस का यूज करते हैं। मेटल मतलब धातु के जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, कैन होते हैं, उनका यूज करते हैं, ताकि मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ना जाए, नमी ना जाए, और आपका नमी के साथ साथ एयर भी वहाँ पे पास नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद रबर गैस लिड होता है, उसका यूज करते हैं। तो रबर कंटेनर होता है, ठीक है, रबर कंटेनर, इसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ग्लास कंटेनर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं दोस्तों। तो आप बस इतना ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट हम जो इसके बारे में इसी टॉपिक से डिस्कस करेंगे, दैट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सीड स्टोरेज, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीड स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा दिया गया है सिलेबस में ही, फैक्टर, एक मिनट, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग सीड स्टोरेज ही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स को पढ़ना है अच्छी तरह से। एक तो बायोटिक फैक्टर है, एक दूसरे हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में आपको हम बता देते हैं
कि किन किन चीज़ों को, मतलब जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वही बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स हमारा सीड से रिलेटेड चीज़ें होती है, क्योंकि सीड भी एक हमारा बायोटिक में ही आता है। तो सीड है, तो सीड के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखना है, पहला तो सीड के अंदर मॉइस्चर देखना है, ठीक है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कब देखना है हमारा, स्टोरेज के टाइम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस सीड में स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर कितना होता है। तो आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि राइस है, राइस, तो राइस में स्टोरेज के टाइम होता है 14% मॉइस्चर, ठीक है। ऐसे ही व्हीट है, ठीक है, तो व्हीट में होता है आपका 12%। देन आपका सोयाबीन है, ठीक है, तो सोयाबीन में होता है 13 से 14% मॉइस्चर। देन आपका ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट में जो मॉइस्चर होता है लगभग 8% ही होता है स्टोरेज के दौरान, स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ग्राउंड नट कितना होता है, 8% होता है स्टोरेज के दौरान, ठीक है। देन आपका सोरगम, तो सोरगम का आपको याद रखना है 12% होता है। देन आपका मेज है, ठीक है, मेज का आपको याद रखना है, इसका भी 12% होता है। एंड बार्ले का भी यहाँ पे 12% याद रखना है, ठीक है। देन पर्ल मिलेट एंड पल्स है, जो कि 10 से 12% होता है, पर्ल मिलेट एंड पल्स, यानी दलहनी फसलें, इनका भी 10 से 12% मॉइस्चर होता है। और ऑयल सीड का याद रखना है, ऑयल सीड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड वाला, इसमें 8% मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्राउंड नट है वो भी एक ऑयल सीड है, तो 8% मॉइस्चर होता है ऑयल सीड में, ठीक है। तो इस तरह हमें स्टोरेज टाइम का मॉइस्चर भी याद रखना है, फैक्टर अफेक्टिंग के अंतर्गत ही आता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, मॉइस्चर परसेंटेज वाला, ठीक है। देन आगे देख लीजिए, अब इसमें आपको बायोटिक फैक्टर्स में और क्या चाहिए पढ़ना, इंसेक्ट देखना है, इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको इंसेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं हमारे फैक्ट जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सीड के स्टोरेज को, ठीक है। तो इंसेक्ट में आपको एक तो 2 प्रकार के इंसेक्ट मेनली अफेक्ट करते हैं। पहला तो एक विविल होता है, कौन होता है, विविल, ठीक है। और ये विविल होते हैं, विविल जो होते हैं एक कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर में बिविल्स आते हैं और सारे आपको बिविल्स याद रखना जो कि स्टोरेज के दौरान अटैक करते हैं सीड्स में, या कि कोई भी स्टोरेज हमारा प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें आपको इंसेक्ट में देखना आपको दोस्तों कि जैसे सपोज दैट आपका राइस बिविल हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, आपको मैं बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बिविल में आता है आपका राइस बिविल, ग्रेन बिविल हो गया, लेजर ग्रेन बिविल होता है या कि लेजर राइस बिविल होता है, ठीक है। रेड रस्ट फ्लोर बीटल हो गया आपका, खफरा बीटल है आपका, सा टूथ बीटल हो गया, टोबैको बीटल हो गया, ड्रग स्टोर बीटल हो गया, पल्स बीटल हो गया, ग्राउंड नट बीटल हो गया, ओके। तो इस तरह से आपको लार्ज हेड फ्लोर बीटल हो गया, इस तरह से बीटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन कौन से बीटल्स होते हैं। इसके अंदर सारे बीटल्स ही आएंगे जो कि किस में आएंगे, कोलियोप्टेरा में आएंगे, ठीक है। तो विविल एंड बीटल किस में आते हैं, विविल और बीटल होता है, ठीक है, 2 चीजें होती है, विविल एंड बीटल, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ पे इसको राइट डाउन कर देता हूँ, विविल्स एंड बीटल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजों को आप याद रखेंगे और जो मैंने नाम बताया उसको आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, और उसका आपको साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम, अगर फैमिली हो सके तो फैमिली भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरे आते हैं मॉथ, कौन से हैं, मॉथ, मोथ्स होते हैं जो कि मतलब कि छोटे छोटे आप देखेंगे सूढ़ी टाइप में होते हैं, ग्रेन के अंदर मतलब ग्रेन के साथ रहते हैं वो और ग्रेन को डैमेज करते हैं, वही होते हैं मोथ, ठीक है। और मोथ जो होते हैं वो लेपिडोप्टेरा फैमिली में आते हैं, किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा,
फैमिली में आएंगे और इसके आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कि आपका पहला होता है एंगोमोसिस ग्रेन मोथ, एलमंड मोथ, इंडियन मील मोथ, राइस मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ। तो इस तरह से आपको मतलब कि जो 5 आपको मैंने बताया मोथ, उनको भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको याद रखने वाली जो बात है एक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनल फीडर के बारे में, ठीक है। इंटरनल फीडर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फीडर की बात की जाए अगर, तो इंटरनल जितने भी हमारे जो ग्रेन वाले पेस्ट हैं, जैसे कि बीविल एंड मोथ जो हमने पढ़ा और बीटल के बारे में पढ़ा, ये सभी क्या होते हैं, इंटरनल फीडर होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फीडर में आ जाएगा आपका राइस बीविल, पल्स बीटल, ठीक है, और राइजोपरथा होता है, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाएंगे, आपके इंसेक्ट इंटरनल फीडर के अंदर आएंगे, ठीक है। देन आपको पढ़ना है अगला एक्सटर्नल फीडर के बारे में। एक्सटर्नल फीडर यानी कि बाहर से कौन खाते हैं ग्रेन को। तो बाहर से खाने वाले जो ग्रेन को हैं उसमें है आपके, जैसे कि आपका खपरा बीटल है, रेड फ्लोर बीटल हो गया, ठीक है, कोरसाइरा है, ये सारे क्या होते हैं आपके, मतलब कि एक्सटर्नल फीडर होते हैं। तो इसको आप लिस्ट बना के याद कर लेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। देन आगे अब हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स में ही, तो फंजाई भी होते हैं बहुत सारे जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो फंजाई के बारे में भी आप बायोटिक फैक्टर में थोड़ा सा नज़र में रखेंगे कि कुछ फंजाई होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्ट आपको हमने बता ही दिया। इसके बाद रोडेंट होते हैं, रोडेंट मतलब कि क्या होते हैं, रैट जो होते हैं, ठीक है, रैट यानी चूहे जो होते हैं रोडेंट में आते हैं। और इसको मारने के लिए किसका यूज करते हैं, रोडेंटिसाइड का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, रोडेंटिसाइड वाला। तो रोडेंटिसाइड का यूज करते हैं किसके लिए, रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि रैट यानी जो चूहे वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे। और भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है, बायोटिक फैक्टर में। जो चिड़िया होती हैं क्योंकि ये भी ग्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। माइट्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि बायोटिक कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मतलब कि अफेक्ट करते हैं हमारे ग्रेन के प्रोड्यूस को, ठीक है। देन अगला हमारा है एबायोटिक फैक्टर। कौन सा है, एबायोटिक फैक्टर, कह सकते हैं आप इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर ऐसे टेम्परेचर याद नहीं रखना, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि मतलब कि टेम्परेचर जो है हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए किसके लिए, स्टोरेज के लिए। और जो ऑप्टिमम होता है तुम्हारा 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में हमारे जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, इनका अटैक कम होता है, ठीक है। दूसरा एबायोटिक में ही आ जाएगा आपका, ये तो मान लीजिए बायोटिक के अंदर आएगा ग्रेन वाला मॉइस्चर, सीड का मॉइस्चर, ठीक है। और एबायोटिक में आ जाएगा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में यानी कि वातावरण में कितना नमी है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है, वातावरण में जो नमी है, वो आ जाएगी एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना इसको। देन आगे आपको एबायोटिक फैक्टर में ऑक्सीजन याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इसका थोड़ा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, जो कि नेमराज सुंडा की किताब में भी लास्ट में एंटोमोलॉजी के लास्ट में ऐड किया है एकदम, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं जो कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनको मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ मिल रही है तो भी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, और बहुत कम ऑक्सीजन है तब भी दूसरे प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट वहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्टिमम ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला आपको यहाँ पे इसका देखना है मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। स्टोर गन पेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में अब आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए आपको एक साथ ही मैनेजमेंट को देख लेना चाहिए कंप्लीटली। तो मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो पहला तो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब कि स्टोर करने से पहले ट्रीटमेंट कर देना चाहिए सीड का। तो सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं,
एक मिनट। तो सीड ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ पर्टिकुलर केमिकल होते हैं, जैसे कि मैलाथियान होता है, 5% डस्ट का यूज करते हैं। मैलाथियान जो कि 5% डस्ट है उसका यूज करते हैं ऊपर, मतलब सीड के ऊपर डालकर उसको मिक्स कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपका फेनबालरेट होता है जो कि 2 ml यूज कर सकते हैं फेनबालरेट का, ठीक है। फेनबालरेट एक केमिकल्स होता है, ठीक है। तो इसका यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सीड ट्रीटमेंट करते हैं पहला। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब सरफेस मतलब जो फ्लोर है उसका, जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस ट्रीटमेंट में क्या क्या होती चीज़ें इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सरफेस ट्रीटमेंट के लिए आपका फेनबालरेट ही यूज करते हैं। इसके बाद बैग को आप बिछा सकते हैं, तो बैग आप पहले बिछाएंगे वहाँ पे एक, और फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे, फेनबालरेट का, ठीक है। फेनबालरेट का यूज करेंगे आप लगभग 1.1 मिनट। फेनबालरेट का यूज करेंगे आप लगभग 0.0125% यूज करते हैं, ठीक है। साइपरमेथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं यहाँ पे, साइपरमेथ्रिन इसका भी यूज कर सकते हैं आप 0.05%, ठीक है। मैलाथियान का यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं स्प्रे। एक मिनट, साइपरमेथ्रिन का डोज आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैलाथियान का यूज कर सकते हैं। मैलाथियान होता है लगभग आपका 0.05% इसका डोज होता है। तो इस तरह से आप सरफेस का ट्रीटमेंट करेंगे दूसरा। और तीसरा फिर आपको याद रखना है यहाँ पे फ्यूमिगेशन का, तो फ्यूमिगेशंस में आपका आता है एथिलीन डाइक्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, EDCT, इनका आपको 3:1 रेशियो में मिक्स करना है, ठीक है। EDCT ये सारी चीज़ें, मतलब EDCT इसको बोलते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि एथिलीन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आप 3:1 के रेशियो में यूज करेंगे, ठीक है। और इससे ये दोनों अगर मिला के आप बोलना चाहते हैं तो इसको मिला के हम बोलते हैं EDCT, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, फ्यूमिगेशन के लिए। इसका मेथाइल ब्रोमाइड का भी यूज करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए, मेथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मेथाइल ब्रोमाइड का यूज करते हैं कितना, 3.5 किलोग्राम पर 100 मीटर क्यूब के हिसाब से 10 से 12 आवर्स के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन फास्फीन का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फास्फाइड का यूज करते हैं टैबलेट का, ठीक है। तो हाइड्रोजन फास्फीन कह सकते हैं, और एल्यूमिनियम फास्फाइड का भी यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इस तरह से इन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आपको रोडेंटिसाइड के नाम भी यहाँ पे याद करना चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ रोडेंटिसाइड के नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है। रोडेंटिसाइड ऐसे केमिकल होते हैं जो कि रैट के कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंक फास्फाइड, ठीक है। जिंक फास्फाइड का यहाँ पे यूज करते हैं, जिंक फास्फाइड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इस टॉपिक से। और आप अगर इस तरह से चीज़ों को कवर कर लेंगे जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपकी यहाँ पे ग्रेन वाली टेबल है। देन आपको यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ना है कि किसके लिए कौन सा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप और भी चीज़ें ऐड कर लीजिए, मैं तो रफली आपको बता दिया हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को कवर करना है इस टॉपिक से, ठीक है। देन आपका टेम्परेचर पता होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होता है स्टोरेज के दौरान। लगभग 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, ओके।
देन यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल्स हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो हमने पहले ही बता दिया था, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।